आवर चैनल कोड हसल। तो आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल की सीरीज लेक्चर नंबर 2, एसक्यूएल सीरीज का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम टोटली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हमने आपको एसक्यूएल लेक्चर नंबर सीरीज 1 में बता दिया था कि डीडीएल कमांड कौन सी होती हैं, डीएमएल कमांड कौन सी होती हैं। तो आज हम उन कमांड्स के ऊपर टोटली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जैसा कि हमने आपको बताया था। तो गाइज, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि की कौन सी होती हैं और कीवर्ड नॉर्मली छोटे मोटे कीवर्ड बता दिए थे हमने आपको, जैसे कि यूनिक, नॉर्मल। तो आपको बस थोड़ा सा यूज़ करना है यहाँ पे, और ये आपको हम यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक भी पॉइंट मिस ना करें। कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हम आपको इन्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। और आज का लेक्चर बहुत ही इंप्रेसिव होने वाला है, और इस लेक्चर में आज आप सीख जाएंगे 70% तक एसक्यूएल, और आपको मैं गारंटी देता हूँ इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप इन हैंड क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नेम है वर्कबेंच। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे वर्कबेंच से, और हम क्या करते हैं कि हम इसे कट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, और हम जो भी स्टार्ट करेंगे वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आपको जब आप वर्कबेंच ओपन करते हैं तो आपको ये ऐसे कुछ विंडो नज़र आएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक कनेक्शन बनाना है जो कि हमने पहले से बना रखा है। और अगर आप वर्कबेंच को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख सकते हो, वहाँ से ट्यूटोरियल देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना जो हमारा कनेक्शन था वो हमने ओपन कर लिया है, और कनेक्शन को ओपन करने के बाद आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, हम एसक्यूएल में क्या क्रिएट करते हैं। अगर हमें एसक्यूएल में कुछ क्रिएट करना है तो हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और टेबल को क्रिएट करेंगे, जो कि डीडीएल के अंदर आ जाता है। डीएमएल हम डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को रिट्रीव करना। तो आज हम सारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं कि कैसे क्या होता है, और आज आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। चलिए तो चलते हैं, अब देखते हैं कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और इसके बाद डेटाबेस का नेम, जो भी हम नेम रखना चाहते हैं, हम अपने डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं कस्टमर। अब हम क्या करते हैं, हमने ये कर लिया क्रिएट डेटाबेस कस्टमर। सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना होता है, डेटाबेस के बाद टेबल, क्योंकि डेटाबेस होता है किसी का भी डेटाबेस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस, स्टूडेंट का डेटाबेस, कस्टमर का डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर आ जाती है हमारी टेबल्स। चलिए तो हमने इतना कर दिया, डेटाबेस बना दिया। अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ग्रीन टिक आ गया है, इसका मतलब हमारी क्वेरी चल गई है, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस का नेम क्या है हमारा, कस्टमर। तो हमारा कस्टमर नेम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये ना हमारी, इसका मतलब हम लोअर केस में भी लिख सकते हैं, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हम इसमें आप देख रहे हैं कि लोअर अपर किसी भी केस में लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ये हमारा मैटर ही नहीं करता कि हम किस केस में लिख रहे हैं। तो हम या तो अपर केस यूज कर सकते हैं, फिर हम लोअर केस यूज कर सकते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया। तो हमने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है, कस्टमर डेटाबेस को हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे डेटाबेस कस्टमर हमने यहाँ पे एक बार क्रिएट कर लिया है। तो अब हमें कैसे पता, हम यहाँ पे स्कीमा में जाएंगे, और स्कीमा में यहाँ पे रेफरेंस का साइन दिख रहा होगा, रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारा कस्टमर आ गया। अब हमने एक बार क्रिएट कर लिया है तो हमें इसे सेलेक्ट करके दोबारा रन करने की जरूरत नहीं है, वही काम आ जाएगा हमारा। अब हम आते हैं सेकंड लाइन में, नेक्स्ट लाइन में। तो अब हमारी नेक्स्ट कमांड होती है, हम किसी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हमें उसे यूज करना पड़ता है। अगर हमें उसके अंदर ऑपरेशन करने हैं डेटाबेस के अंदर, तो हमें उस डेटाबेस को यूज करना होगा। तो यूज कैसे करेंगे, यूज कीवर्ड के थ्रू, यूज कस्टमर। चलिए तो हमने इसे यहाँ पे यूज कर लिया है, यूज कस्टमर। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यू करके हमने सेलेक्ट कर लिया और इसे रन करा दिया। चलिए हमने कस्टमर को यूज कर लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल कीवर्ड के थ्रू। और ये करके, अब टेबल में क्या होता है, टेबल में फर्स्ट नेम, जैसे टेबल होती है एक हमारी टेबल। अब आप देख सकते हैं कि टेबल में क्या होता है, टेबल में रो और कॉलम होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था अपने पिछले वाले लेक्चर में कि टेबल में क्या होता है, टेबल में रो और कॉलम होते हैं। तो टेबल में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि टेबल में रो और कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम किस तरीके से होंगे, चलिए देख लेते हैं रो और कॉलम किस तरीके से होंगे। तो हमारी कुछ इस तरीके की टेबल होगी, स्क्वायर टाइप की टेबल होगी, और इसमें क्या होगा, कॉलम होंगे हमारी, ये हो गए कॉलम, ये हो गए कॉलम। और जो हमारे कॉलम होंगे, इन कॉलम को हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। ये हो गए हमारे कॉलम्स। थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, क्योंकि ये हो गए हमारे कॉलम्स, ये हो गए हमारे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम यहाँ पे नेम से डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लिया,
सेकंड नेम ले लिए। तो ऑब्जेक्ट केवल ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है इसी में होंगे ऑब्जेक्ट, और जो एंट्रीज होंगी वो नीचे वाली एंट्रीज होंगी। इसके नीचे जितनी भी होंगी एंट्रीज हम बंद कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो में हम कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे कि किस टाइप का डेटा रखना है, हमें रखना फर्स्ट नेम, तो हम फर्स्ट नेम यहाँ पर रख लेंगे। जैसे कि हमें फर्स्ट नेम रखना है तो हम फर्स्ट नेम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम रख लेंगे, फर्स्ट नेम रख लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एफ अंडर स्कोर नेम करके हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम रख लिया, फर्स्ट नेम। अब हमें यहाँ पर सेकंड नेम लास्ट नेम रखना है, अंडर स्कोर नेम करके हमने यहाँ पर लास्ट नेम रख लिया। तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, और हमें यहाँ पे चाहिए एज, एज रख लिया हमने, तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें इतना समझ में आ गया है। तो अब इसके नीचे जब हम करेंगे ना, तो इसके नीचे हम एंट्री करेंगे, एंट्री कोई फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम जैसे कि फर्स्ट नेम क्या हो सकता है, अमन, अमन। लास्ट नेम सिंह, एज, एज 23। तो ये हमारा एक टेबल हो गई। इस टेबल को हम नाम दे देते हैं कस्टमर टेबल, जिसमें कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज, ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये हमारी डेटा एंट्रीज हो रही है। चलिए इतना हमें समझ में आ गया है कि डेटा एंट्रीज कैसे हो रही है और क्या है। तो अब हम डेटा को एंट्रीज कैसे करते हैं, तो हमें सबसे पहले टेबल का क्रिएशन करना होता है। क्रिएशन कैसे करते हैं, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम। तो चूंकि अब आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल लिख दिया हमने, फिर इसके बाद टेबल का नेम, और टेबल का नेम क्या रख लेंगे हम, कस्टमर टेबल, कस्टमर रख लिया हमने टेबल का नेम। चलिए इतना समझ में आ गया कि हमारी टेबल का नेम हो गया कस्टमर। अब कस्टमर के अंदर क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हम फर्स्ट नेम कस्टमर आईडी, सबसे पहले कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी का टाइप इंटीजर, तो इंटीजर के लिए हमने रख दिया इंट। अब हमें कस्टमर आईडी का टाइप हो गया इंट, इंटीजर। अब कस्टमर आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक, यूनिक होनी चाहिए, तो यूनिक, नॉट नल, क्योंकि इसे हम प्राइमरी की बनाने वाले हैं तो यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए। इतना हमें समझ में आ गया। कस्टमर आईडी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं, जो भी हमें ऑब्जेक्ट लेना है ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी एंटिटी लेनी है कस्टमर के अंदर, कस्टमर की आईडी होगी, कस्टमर का नेम होगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो कस्टमर की आईडी उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, तो उसके लिए इंट, और यूनिक होगा तो यूनिक नॉट नल। तो अभी आप यूनिक नॉट नल इस पर इतना ही ध्यान दें, क्योंकि ये प्राइमरी की है तो हमने यूनिक लिख दिया, नॉट नल मतलब इसे हम नल नहीं जोड़ सकते, हमें इसको कुछ ना कुछ एंट्री फिल करनी पड़ेगी। चलिए इतना हमें समझ में आ गया है। अब आता है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम बैर केयर। अब बैर केयर क्या है, हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि बैर केयर स्ट्रिंग यूज किया जाता है, जिसका हम साइज कुछ भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे 110 ले लेते हैं बैर केयर का साइज, 110। चलिए ठीक है, हमने इतना साइज ले लिया। तो अब हम जल्दी से एंट्री कर लेते हैं। हमारे पास एंट्री कॉपी करके रखी हुई है हमने, तो हम वहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेंगे एंट्रीज को, ताकि टाइम कोई हम टाइम को सेव कर सकें। तो हम यहाँ से एंट्री को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। तो हमने सारी एंट्री को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारी एंट्री को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, और ये हमारा इतना काम हो चुका है। और अब हम इसे क्या करते हैं, हमें जो भी एग्जीक्यूट कराना होता है, अभी हमने टेबल को एग्जीक्यूट ही नहीं कराया, कोई टेबल नहीं है। आप टेबल में जाके देख सकते हैं, ये हमारा कस्टमर का डेटाबेस है, और इसमें अगर हम टेबल में जाएं तो आप देख सकते हैं कि कोई टेबल में कुछ है ही नहीं है, एंट्री कोई नहीं है। तो अब हम अभी क्रिएट करने वाले हैं टेबल। हम यहाँ से जाएंगे और हमने इसे सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, जिसमें कि हमारा कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और सब कॉमा से सेपरेटेड है, सिटी है, एड्रेस है, एज है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, जो कि क्या है, कॉमा से सेपरेटेड है। चलिए ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया है कि हमने इतना सब कुछ कर लिया है जो कि कॉमा से सेपरेट है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या किया कि डेटाबेस को यूज़ कर लिया, उसके बाद हमने टेबल को क्रिएट कर लिया, इतना काम कर लिया। अब हमें डेटाबेस में वैल्यू भी तो इंसर्ट करानी होती है, तो कैसे करते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट। अब इसके लिए हम नोट्स में चलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नोट्स में आपको सब कुछ दे रखा है। तो जो हमारी ब्लू से है, ब्लू से, तो ये हमारी क्वेरी है, और जो भी हमारा रेड से है वो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और कन्फर्म पूछे जाएंगे ही। ऐसा नहीं है, जो भी हमने दिया है वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, और हमने इसमें आपको आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप इसे लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, कुछ भी पॉइंट मिस ना करें। तो इंसर्ट लिखते हैं इनटू टेबल का नेम। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम कस्टमर, इंसर्ट इनटू कस्टमर। अब हम क्या कर सकते हैं कि कस्टमर के करस्पॉन्डिंग, या तो ये ऐसे करके कस्टमर अंडर स्कोर आई डी कॉमा एफ अंडर स्कोर नेम कॉमा, ऐसे करके हम अंडर स्कोर नेम कॉमा एफ अंडर स्कोर नेम कॉमा सिटी कॉमा एड्रेस कॉमा एज कॉमा सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज। तो कस्टमर आईडी में हम ले लेते हैं 11109 109, और फर्स्ट नेम में ले लेते हैं हम राजन। और हम इसे सिंगल कोड में क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे बैर कैर है। और सिंह, लास्ट नेम में हमने ले लिया सिंह, और सिटी ले लिया हमने कानपुर,
कानपुर हो गया हमारा सिटी और एड्रेस रामनगर, रामनगर हो गया हमारा एड्रेस। और ये हमने क्या किया उसके बाद, इसके बाद एज, सैलरी और डिपार्टमेंट। एज हो गई हमारी 19, सैलरी हो गई 22,000 और डिपार्टमेंट हो गया हमारा HR। चलिए ऑल सेट, सब कुछ सेट है। अब हम क्या करेंगे, क्वेरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है तो अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो क्वेरी को, हाँ तो अब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, आप देख सकते हैं। चलिए तो अब हम 109 पे हमने वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है, तो सिलेक्ट करके ही हमें सब कुछ एग्जीक्यूट करना है, सिलेक्ट करके। और ये आपको बिजली कड़कने वाला साइन दिखाई दे रहा होगा, हम इस पर क्लिक करके हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें देखना है कि हमने क्या क्या इंसर्ट किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें जो भी अगर डेटा को हमें, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हम डेटा को रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डेटा को रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। सिलेक्ट, फिर सेट ऑफ कॉलम नेम, फिर फ्रॉम, फिर टेबल का नाम लिखिए। तो सिलेक्ट, अब हम सिलेक्ट कीवर्ड पे हमने एक एंट्री डाल दी है अपनी टेबल में, अब हमें उस एंट्री को रिट्रीव करना है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और हमारी टेबल का नेम क्या है, कस्टमर। कस्टमर सिलेक्ट कीवर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो रिट्रीव किसके थ्रू कर सकते हैं, सिलेक्ट, और एस्ट्रिक का मतलब है होल डेटा को। और कहाँ से, कस्टमर टेबल से, फ्रॉम कस्टमर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट, उसके बाद सेट ऑफ कॉलम नेम। तो हमने एस्ट्रिक लगाया क्योंकि हमें सारे कॉलम चाहिए थे। फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है हमारा, कस्टमर, तो हमने टेबल का नेम दे दिया कस्टमर, ठीक है। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं यू करके, और ये यहाँ से हम रन करेंगे। तो देखिए 109 पे जो भी एंट्री थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सिंह, सिटी कानपुर, एड्रेस रामनगर, एज 19, सैलरी 22,000 एंड डिपार्टमेंट HR। तो ये सारी एंट्री हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है, हम अब हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि अगर हम पूरी ना लेके अगर हम 2 कॉलम लेना चाहें, कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम, तो ये कैसे करेंगे हम, तो ये ऐसे कर लेंगे सिलेक्ट, और सेट ऑफ एस्ट्रिक की जगह क्या आ जाएगा, सेट ऑफ कॉलम। तो सेट ऑफ कॉलम कैसे, कस्टमर आईडी, कॉमा से हम इसे सेपरेट कर देंगे, फर्स्ट नेम एफ अंडरस्कोर नेम, ये हमारा कस्टमर आईडी हो गया यहाँ पर, और ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया, और ये दोनों किससे सेपरेट होंगे, ये सेपरेट होंगे कॉमा से। और फ्रॉम कहाँ से लेना है हमें, कस्टमर टेबल से, कस्टमर। अब आइए इसे चला के देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम आ गया। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये सेट ऑफ कॉलम आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे फ्रॉम आता है और यहाँ पे टेबल नेम। अब जितने भी हम कॉलमों का सेट, एस्ट्रिक हमारा होल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हमको इतना समझ में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने अभी एक ही एंट्री डाली है, चलिए अभी इसमें एंट्री फिल कर देते हैं। तो एंट्री हमने कॉपी करके रखी है और हम यहाँ से एंट्री को फिल कर देंगे ताकि टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो। चलिए अब हम जाएंगे वर्क बेंच पे और इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर। अब हमें ये सब डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद समझ जाता है। अगर हम कम कॉलम ले रहे होते हैं तो ये हमें कॉलम का नेम लिखना पड़ता है ऐसे, बाकी तो ये खुद ही समझ जाएगा कि हमें किसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेनी है। तो हम सारी वैल्यूज डाल देंगे, वैल्यूज और कंट्रोल B। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब हमने यहाँ पर 110 कर देते हैं क्योंकि ये देखिए ये हमने यूनिक लिखा है, इन नॉट नल, यूनिक मतलब कस्टमर आईडी यूनिक होनी चाहिए हर किसी की। तो इसकी 110 हो गई, 111, इसकी हम कर देते हैं 112, 113, 114, 115, 116, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट नेम हो गए, ये सारे लास्ट, और ये सब। अब हम क्या करेंगे, इन्हें सबको एग्जीक्यूट करा लेंगे। तो पहले तो इन्हें सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से हमने करा दिया एग्जीक्यूट, ठीक है। हमारी टेबल में एंट्री हो गई। अब हम कैसे चेक करेंगे कि टेबल में एंट्री हुई है कि नहीं, सेलेक्ट कीवर्ड से, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। तो इसे करके हम चेक कर लेंगे कि हमारी टेबल में एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। हाँ जी, तो हमारी टेबल में एंट्री हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, एड्रेस, एज, सैलरी 109, 1110, और ये सारी एंट्रीज हमारी टेबल में हो चुकी हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया कि एंट्री करके और उन्हें रिट्रीव कैसे किया जाता है। अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और देखते हैं अब क्या है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो होता है ना, वो हमारा राइट टू लेफ्ट होता है। ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर की ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसा होता है, राइट टू लेफ्ट कैसे। अब इसे भी थोड़ा देखेंगे कि राइट टू लेफ्ट कैसे होता है। चलिए तो इसे देख लेते हैं कि राइट टू लेफ्ट कैसे होता है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। चलिए तो देख लेते हैं कि राइट टू लेफ्ट कैसे एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन हमारा जो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे होता है एग्जीक्यूशन राइट टू लेफ्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से अभी इसे रफ कर देते हैं। ये आपको समझ में आ चुका है। देखिए जैसे कि हमने कोई क्वेरी लिखी थी, जैसे कि हमने लिखा था सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर लिखा था, तो वो राइट से एग्जीक्यूशन होगा। सबसे पहले कौन सी चीज एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी ये कस्टमर, वो चला जाएगा कस्टमर टेबल में, जो हमारी कुछ टेबल बन रही होगी, 2 कॉलम, वो कस्टमर टेबल में चला जाएगा। फिर फ्रॉम पे, फिर उसके बाद एस्ट्रिक पे। अब एस्ट्रिक में हमने क्या किया था, एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे कॉलम, तो वो क्या करेगा, सारे कॉलमों को एक साथ फैच कर लेगा, और सिलेक्ट कीवर्ड का यूज होता है उन्हें कॉलम्स को रिट्रीव करने के लिए, और वो सारे कॉलम को रिट्रीव करके दे देगा एक टेबल बना के। तो हमें कुछ एक टेबल बना के दे देगा जिसमें सारे कॉलम रिट्रीव होके आ जाएंगे, वो हमारी इस तरह से कुछ हमारी टेबल आ जाएगी, जिसमें कि क्या होगा, हमारे सारे कॉलम जितने भी हैं एस्ट्रिक, उतने कॉलम हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, और ये ऐसे करके हमारा डेटा एग्जीक्यूशन जो होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। पहले कस्टमर टेबल में जाएगा, फिर उसमें से कॉलम्स को उठाएगा, फिर सिलेक्ट करके दिखा देगा वो आपको। चलिए, तो इतना समझ में आ चुका है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम नोट्स की तरफ। तो कैन क्वेश्चन हमारा ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके कॉलेज इंटरव्यू परस्पेक्टिव से। तो कॉलेज इंटरव्यू परस्पेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी यूज सेलेक्ट कीवर्ड विदाउट यूजिंग फ्रॉम क्लॉज। तो क्या हम सेलेक्ट कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं बिना फ्रॉम क्लॉज को यूज़ किए? तो आंसर है हमारा यस, यूजिंग ड्यूअल टेबल्स। हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूअल टेबल का यूज़ करके। तो हमको क्या करना है, हमको इतना करना है कि सिलेक्ट क्लॉज का यूज़ करना है। हमको क्या करना है, सिलेक्ट, हाँ सिलेक्ट का यूज़ कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन है कि बिना फ्रॉम को यूज़ किए वो कर सकते हैं ड्यूअल टेबल का यूज़ करके, जैसे कि हमने 55 + 11 किया, तो ये यहाँ पे क्या कर देगा ना, ये हमें ड्यूअल टेबल में एडिशन करके दे देगा। ये देखिए एक टेबल बन के आ गई है, इसे बोलते हैं ड्यूअल टेबल, तो इसने एडिशन करके दे दिया 66। तो इसमें यही लिखा है कि ड्यूअल टेबल और डमी टेबल। ये क्या होती है, डमी टेबल होती है जो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर होता है ना हमारा, वो क्रिएट करता है। तो हेल्प यूजर टू सर्टेन ऑब्वियस एक्शंस विदाउट रेफरिंग टू यूजर डिफाइंड टेबल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारी यूजर डिफाइंड टेबल्स थी, तो इसे हम रेफर नहीं कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट लिख दिया 55 + 11, तो ये ड्यूअल टेबल डमी टेबल बना देगा। इसने यहाँ पे क्लिक किया, डमी बना लिए, उसमें हमने आंसर रिट्रीव करके दे दिया। तो बस वही है, फ्रॉम का यूज, फ्रॉम का बिना यूज किया उसने हमें आंसर रिट्रीव करके दे दिया। अब आता है हमारा, जैसे कि हमें कोई स्ट्रिंग लिखनी है, सेलेक्ट, और इसमें हमें अमन, चलिए ठीक है, चलो लिख दिया। अब हमारा स्ट्रिंग है तो बार कैर, और इसे सिंगल कोड में लेंगे हम, बार कैर में स्टोर होगी और सिंगल कोड में ली जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग हमारी। अब इसे चला के देख लेते हैं, तो ये देखिए हमारा अमन आ गया। अब इसने इसमें यहाँ पे क्या यूज़ किया, डमी टेबल। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे अपर केस में सिलेक्ट, ये देखिए अब हम इसे अपर केस में करके देखते हैं, अपर केस और स्ट्रिंग का नेम ब्रैकेट में, चलिए करके देखते हैं इसे अपर केस में। अब सेलेक्ट यू केस, अब हम क्या करेंगे, एक स्मॉल लेटर्स में कोई भी ले लेंगे, जैसे कि हमने ले लिया राहुल, जो कि है हमारा स्मॉल लेटर्स में। तो अभी क्या करेगी, उसे अपर केस में कन्वर्ट, ये यू केस जो है ना, ये उसे अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा, और रिजल्ट कहाँ पे शो करेगा, डमी टेबल में। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ड्यूअल टेबल बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ड्यूअल टेबल। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, इसने अपर केस में हमें रिजल्ट दे दिया है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट लोअर केस के लिए एल केस, अब हमें यहाँ पे लोअर केस में करके दे देगा। अब हम कैपिटल में राहुल लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया कैपिटल में राहुल, और अब हम इस क्वेरी को यहाँ पे करके और इस साइड से रन कर देंगे एग्जीक्यूट। ये देखिए इसने यहाँ पे राहुल लोअर केस में करके लिख दिया। अब क्या होता है कि एक हमारा फंक्शन होता है सिलेक्ट नाउ। अब ये किसके लिए होता है, हमें टाइम या डेट, अब हमें टाइम और डेट को रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट नाउ फंक्शन का। तो देखिए इसने डेट एंड टाइम दे दिया, डेट क्या है 2022 10:13 और टाइम हमारा 22 का मीन्स 10 अभी बज रहा है, 10 बज रहा है, 10:50 एंड 15 सेकंड। इसने सेलेक्ट नाउ का यूज करके क्या दे दिया, डेट एंड टाइम। तो सेलेक्ट नाउ से हम डेट एंड टाइम को रिट्रीव कर सकते हैं। इतना हमको समझ में आ गया कि ड्यूअल टेबल क्या होता है। कुछ ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेरी रख देते हैं बिना फ्रॉम के यूज किए हुए, तो वो क्या करता है, खुद से एक टेबल बना देता है जिसको डमी टेबल बोलते हैं, और उसमें हमें रिट्रीव करके दे देता है। चलिए, तो इतना हमें समझ में आ चुका है। अब आते हैं वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज क्या होता है, स्पेक्ट क्लॉज होता है वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज किसके लिए यूज किया जाता है, इसके लिए कंडीशन के लिए। अब जैसे कि कोई कंडीशन लगाते थे ना, अब तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन लगाना सीखा होगा, तो अब कंडीशन कैसे लगाते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं कि कंडीशन कैसे लगाई जाती है। अब कंडीशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, बस तुम इतना देख लो यहाँ पे कि ये हमारा एज का कॉलम था जिसमें हमने एज दी थी 23, 27, 25, 24, तो हमने 23 से 25 के मिड में एज दिया। तो हमें क्या करना है कि 27 से 24 के बीच में जिनकी भी एज है ना, 24 से 27 के बिटवीन में जिनकी भी एज होगी ना, उनके सबका उनका डेटा पूरा फैच करके दिखा देगा। तो कैसे करेंगे हम, सिलेक्ट कीवर्ड का यूज करके एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वेयर वेयर का यूज कब करते हैं, जब हमें कोई कंडीशन लगानी हो। अब आपने इतना पढ़ रखा है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वेयर। अब हम कंडीशन कैसे लगाएंगे, एज वेयर एज, यहाँ पे हम देख लेते हैं वेयर एज ही है क्या हमारा, हाँ बिल्कुल एज ही है, एज। तो नोट्स पे चलते हैं, वेयर एज। अब हम एज, हम ऐसा डेटा देखना है जिनकी एज हमारी 24 से ऊपर है। तो एज हमारी क्या है, 24 से ऊपर है। तो एज क्या है, ग्रेटर देन 24 से बड़ी है एज हमारी जो है। तो अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, अब वो सारे कॉलम आ जाएंगे, तो सारी रोज आ जाएंगी जिनमें एज क्या है 24 से ग्रेटर है।
चलिए अब इसे कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 27, 25, 27, 25 यानी 24 से सारे ऊपर वाले आए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम कर लेते हैं कि हमें देखना है डेटा जिसमें एज क्या हो, एज हमारी हो 24 से नीचे। तो 24 से नीचे वालों को देखना है। तो 24 से नीचे वालों को कैसे देखेंगे। हाँ, अब ये क्या हो गया, 24 इज ग्रेटर देन एज, यानी हमें क्या देखना है, एज इज स्मॉलर देन 24। तो एज क्या है, 24 से हमारा छोटी है। तो 24 से जिनकी एज कम है ना, उन सबका नाम फैच करके हमें दे देगा। ये नेम क्या पूरा डेटा दे देगा, क्योंकि यहाँ पे एस्टेरिक लगा है तो हमें होल डेटा चाहिए। तो सबका देख लेते हैं, 24 से कम वाले आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 19 आ गया, 23 आ गया, यानी सब 24 से कम वाले हैं। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब हम जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं 24 बीच में आ गया है, क्योंकि हमने 24 वाले भी ले लिए और 24 से कम वाले भी। तो 24 वाले भी हैं और 24 से कम वाले भी हैं जिनकी एज है। अब हम चाहते हैं, हम इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमें केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो ये हमारे पास 4 एंट्री हैं। देखिए हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, f_name, कॉमा last_name, कॉमा एज। तो जिनकी एज 24 या 24 से कम है, उन सबकी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और एज हमको निकाल के दे दी जाए, हम चाहते हैं। तो हम इस तरीके से क्वेरी को लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करके। और यहाँ पे क्या आता है, सेट ऑफ कॉलम। तो सेट ऑफ कॉलम में हमने लिख दिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमारा फर्स्ट नेम आ गए हैं, यहाँ पे लास्ट नेम आ गया और ये एज आ गई है जिनकी 24 है या फिर 24 से कम है। तो ये इस तरीके से कुछ कुछ वर्क कर रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि वेयर कंडीशन के लिए ऐसे यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो वेयर के बाद हम आते हैं बिटवीन। तो बिटवीन का यूज कब किया जाता है, बिटवीन का यूज तब किया जाता है जब हमें दो चीजों के बीच में मिड में वैल्यू लेनी होती है, तब बिटवीन का यूज किया जाता है। तो अब बिटवीन का यूज कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा। हम दिखाते हैं बिटवीन का यूज कैसे किया जाता है। सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम कस्टमर। अब हमें क्या चाहिए, वेयर एज बिटवीन, बिटवीन का यूज कर लिया। अब हमें चाहिए जिनकी एज, हम यहाँ पे देख लेंगे, जिनकी एज 23 से 25 के बिटवीन में हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे 23 एंड 25। तो एंड का यूज वहाँ किया जाता है जब हमें मिड में वैल्यू चाहिए होती है। बिटवीन का यूज और एंड का यूज, इसका मतलब एंड का मतलब ये है कि 23 और 25 के मिड में जितनी भी वैल्यू होंगी, इन पर तो 2 करेगा ही करेगा, उसके मिड में जितनी वैल्यू होंगी सब पे 2 करेगा। एंड का मतलब ये होता है। तो ये ना हमें 23 से 25 के बिटवीन में जितनी भी वैल्यू है वो सब फैच करके दे देगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो 23 एज, 25 एज, 24 एज। तो इसने हमें क्या किया, 23, 24, 25। तो सारी वैल्यू दे दी जिनकी एज थी 23, 24, 25। तो उन सबकी कस्टमर आईडी दे दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, एड्रेस, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट। क्योंकि हमने एस्टेरिक किया, एस्टेरिक का मतलब होता है होल। इसका मतलब है कि सारे कॉलम्स की ये दे देगा इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जिनमें 23, 24, 25 एज आ रही है। अब हमें इतना समझ में आ गया कि एंड का यूज ऐसे होता है, अगर कभी बिटवीन में लेनी होती है कोई भी एज, या फिर यहाँ पे कुछ सैलरी भी कर सकते हैं अपन। अब सैलरी के लिए कैसे होगा, तो सैलरी के लिए भी देख लेते हैं। सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम कस्टमर वेयर एज बिटवीन, वेयर सैलरी, सैलरी बिटवीन, सैलरी बिटवीन। अब हमें सैलरी चाहिए 11,000 टू 17,000, तो एंड 17,000। तो अब हमें ये क्या करके दे देगा, ये हमें वो सारी वैल्यू दे देगा जिनमें सैलरी, जिसमें सैलरी है 11,000 से 17,000 के मिड में। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें केवल उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सैलरी ही चाहिए, बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉमा सैलरी, सैलरी। जो स्पेलिंग हमने ऊपर लिखी है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ये जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो गई तो वो एरर दे देगा। चलिए अब इसे रन कर लेते हैं। तो देख लीजिए इसने हमें 11,000 और 12,000 एंड 15,000 दे दिया है, क्योंकि ये इसके मिड में आ रहे हैं, 11,000 एंड 17,000 के मिड में। तो जितनी वैल्यू मिड में आएंगी वो हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, अब हमें इतना समझ आ गया। आगे चलते हैं। तो अब इनका यूज कहाँ पे होता है, इनका यूज होता है रिड्यूस और कंडीशंस। तो सबसे पहले हम और कंडीशंस देखेंगे, फिर देखेंगे कि इनका यूज कैसे होता है रिड्यूस करने के लिए और कंडीशंस में। तो इनका यूज कैसे कर सकते हैं, तो इनका यूज हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि अब जैसे कि हमें 2 या 3 वैल्यू चाहिए होती हैं, जैसे कि सिलेक्ट और सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम कस्टमर वेयर एज, या तो एज हो इक्वल। अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं इसमें कि हमें एज चाहिए 23 और 27 वाले दे दो। जिनकी एज 23 और 27 है, इनके हमें उन सबके नाम चाहिए। तो एज इज इक्वल टू 23 और एज इज इक्वल टू 27। तो जिनकी होंगे ना 23 जिनकी एज होगी और जिनकी एज 27 होगी, उन सबके नेम हमें आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जिनकी एज 23 और 27 है उन सबके नेम हमें आ गए हैं। तो और में क्या होता है, और में जो हम कंडीशन लेते हैं वो केवल जो कंडीशन ली है वही ट्रू होती हैं। जैसे कि अगर हम और में यहाँ पे
एज इज इक्वल टू 24 लेना तो 24 भी आ जाएंगे। और बिटवीन में क्या होता है, उसके मिड में सारी एज आ जाती है। अगर बिटवीन और एंड का यूज कर दिया, अगर हमने बिटवीन के साथ एंड का यूज कर दिया, तो जितनी भी मिड में वैल्यू बिलोंग करेंगी ना 23 25 के, तो वो सारी वैल्यू आ जाएंगी। और में क्या होता है, और में अगर हम एज 23 27 और करके ली है ना, तो केवल यही आएंगे 23 27 जो और करके ली है, बाकी की कोई वैल्यू नहीं आएगी। आप इसमें देख सकते हैं 23 27 एंड 24 वाले ही आ रहे हैं केवल। चलिए ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे तो और हमें बहुत बार लिखना पड़ा है। अब हम इनका यूज कर लेते हैं और को रिड्यूस करने के लिए। तो इनका यूज कैसे करेंगे और को रिड्यूस करने के लिए? तो सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इन, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज इन और का यूज करके कैसे और का यूज किया जाता है, वेयर एज इन 23, 24, 27। तो जिनकी एज इस कैटेगरी में 23, 24, 27 में बिलोंग करती है, वो सारे नेम हमें यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, तो 23, 24 और 27। तो आपने देख लिया ही होगा कि हमने कैसे इसे रिड्यूस कर दिया। हमने इतना सारा लिखा था यहाँ पे और को सेपरेट करके, तो हमने इनसे ना उसे हमने इनसे क्या किया, और को हमने रिड्यूस कर दिया। हाँ, अभी हमें इतना समझ में आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिसमें हमें केवल 23 और 24 एज वाले ना मिले और सब मिल जाए। हमें ऐसा कुछ चाहिए जिसमें हमें 23 और 24 एज वाले हटाने हैं। अब हटाने के लिए कैसे करते हैं? तो सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर वेयर एज नॉट इन। अब यहाँ पे नॉट इन का यूज होता है, नॉट इन यानी इसके अंदर नहीं आएगा। तो हमें हटाने हैं 24 वाले और 27 वाले भी हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी एज 24 थी और जिनकी 27 थी, वो वाले यहाँ पे नहीं है, वो वाले कस्टमर्स यहाँ पे नहीं है जिनकी एज क्या थी 24 एंड 27। तो आपने नॉट का यूज देख लिया। नॉट का यूज जब हमें हटाना होता है टेबल से तब हम करते हैं यहाँ पे। और का यूज जब हमें केवल वही देने होते हैं जो एज हमें, मतलब हम जैसे कि 23 दे रहे हैं, 27 24 केवल यही लेने हैं, तो वही लेंगे वहाँ पे हम और का। और इनका यूज तब करते हैं जब हमें और को रिड्यूस करना हो। और बिटवीन का यूज तब करते हैं जब हमें मिड में वैल्यू लेनी हो, जैसे कि 23 से 25 के मिड में वैल्यू लेनी है, तो हमने वहाँ बिटवीन का यूज कर दिया। अब हम थोड़ा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट, अब हमें डिपार्टमेंट चाहिए जो कि एचआर को छोड़ के हमें सारे डिपार्टमेंट चाहिए। तो अब हम उन्हें कैसे करेंगे? सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन, और हमें ना एचआर को छोड़ के सारे डिपार्टमेंट चाहिए। तो जो एचआर है वो छूट जाए और सारे डिपार्टमेंट आ जाए। तो हमें क्या करना है कि एचआर वाले जितने भी कस्टमर हैं जो एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं या एचआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सबको छोड़ देना है। तो ऐसे हम कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी एचआर वाला है ही नहीं। तो सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन एचआर। तो अब आपको गेट समझ में आ गए होंगे, एंड गेट, नॉट गेट और गेट। तो आगे चलते हैं। हमने आपको इतना कवर करा दिया है। हमने आपको बता दिया नॉट इन का यूज कब होता है, नॉट का यूज कब होता है। नॉट इन का यूज कब होता है? जब हमें, जैसे कि यहाँ पे क्वेरी है सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर डिपार्टमेंट नॉट इन एचआर एडमिन। अब एचआर एडमिन में, एचआर डिपार्टमेंट में और एडमिन डिपार्टमेंट में ये क्या कर देगी क्वेरी, जो कि एचआर और एडमिन में, नॉट इन एचआर डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगी, एचआर और एडमिन डिपार्टमेंट को ये क्या कर देगी, हटा देगी वहां से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे किया है नॉट इन एचआर, तो एचआर वालों को हटा दिया इसने, एचआर वालों को हटा दिया। और क्या किया, जो और डिपार्टमेंट थे उनके नेम आ गए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते थे, जितने भी कस्टमर एचआर डिपार्टमेंट में थे, उनके नेम यहाँ पे है ही नहीं है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा पैटर्न सर्चिंग वाइल्ड कार्ड। तो आप समझ रहे होंगे कि ये पैटर्न सर्चिंग कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है पैटर्न सर्चिंग। तो पैटर्न सर्चिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ भी दिया जा सकता है इंटरव्यू परस्पेक्टिव से कि व्हाट इज पैटर्न सर्चिंग वाइल्ड कार्ड, क्या है ये सब और क्यों। आपको नेम से कुछ लग रहा होगा पैटर्न सर्चिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, पैटर्न को सर्च करते हैं। तो वो कैसे सर्च करते हैं पैटर्न को? अब हम चलते हैं वर्क बेंच पे अपने पे। अब हमें ऐसे नेम फाइंड आउट करने हैं जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कौन सा नेम, फर्स्ट नेम, क्योंकि हमें एक ही कॉलम चाहिए फर्स्ट नेम अभी यहाँ पे। वेयर, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेरी भी है साथ में, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर। और यहाँ पे आके हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम लाइक। तो फर्स्ट नेम को हमने कुछ इस तरीके से लिखा है एफ अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ पे भी एफ अंडरस्कोर नेम कर देंगे लाइक। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना हमारा मॉड्यूलो, तो मॉड्यूलो का मतलब होता है कि आगे कुछ भी आ सकता है और पीछे कुछ भी आ सकता है, बीच में आई आएगा। अब हमें क्या करना है, ये वाइल्ड कार्ड कुछ ऐसा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाइल्ड कार्ड पैटर्न सर्चिंग होता क्या है।
तो वाइल्ड कार्ड कुछ ऐसा होता है, ये देखिए जैसे कि हमने लिख दिया मॉड्यूलो ए, लिख दिया ए मॉड्यूलो। तो अब इसका मतलब क्या है, ये मॉड्यूलो का मतलब है कि आगे कुछ भी आ सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी। यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, बट बीच में जो आएगा ना, यहाँ पे बी भी आ गया, बी, तीन आगे आ गए, बट बीच में जो आएगा ना वो ए ही आएगा, बीच में क्या आएगा, ए ही। आगे कुछ भी आ सकता है, आगे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, पीछे भी कुछ भी आ सकता है, पीछे आ सकता है सी डी, पीछे कुछ भी आ सकता है सी डी ई, पीछे भी कुछ भी आ सकता है और आगे भी कुछ भी आ सकता है, बट जो है हमारा बीच में क्या आएगा, बीच में ए ही आएगा। अब इतना आपको समझ में आ गया, चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि बीच में ए ही आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से है कि मॉड्यूल अगर आ जाएगा तो आगे कुछ भी आ सकता है, मॉड्यूल अगर पीछे आ जाएगा तो। अब हमें क्या करना है, हमें एक क्वेरी लिखनी है जिसमें कि ए किस नंबर पे आना चाहिए, सेकंड नंबर पे। तो ए शुड कम इन सेकंड नंबर, ए कहाँ पे आना चाहिए, हमारा सेकंड नंबर पे। अब ए हमारा सेकंड नंबर पे कैसे आएगा, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो ए कैसे सेकंड नंबर पे आएगा, तो फर्स्ट नंबर तो हमें खाली छोड़ना पड़ेगा ना, फर्स्ट नंबर पर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, तो हम डैश दे देंगे वहाँ पे, डैश, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद ए। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जो भी आए वो आ सकता है, बट सेकंड पे क्या आएगा, ए। और सेकंड पे आएगा और पीछे भी अगर कुछ भी आ सकता है तो मॉड्यूलो, पीछे कुछ भी आ सकता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि आगे एक स्पेस है, ये जो स्पेस है ना इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें मान लो बी आ गया, बट हमारा क्या होगा, ए सेकंड पे ही आएगा, बी के बाद ए आ जाएगा। अब ये मॉड्यूलो है, इसका मतलब क्या, कुछ भी आता रहेगा लाइन से, कुछ भी, सी डी ई एफ जी, कुछ भी आता रहेगा, कुछ भी। अब आपको इतना समझ में आ गया कि कुछ भी आता रहेगा। चलिए अब यहाँ पे हम वर्क बेंच पे चलते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एफ नेम लाइक, अब हमें ए वाले नाम चाहिए जिनमें पहले ए आ रहा है, तो ये, फिर उसके बाद मॉड्यूलो, मॉड्यूलो पहले ए आएगा, बाद में कुछ भी आ जाएगा, तो लाइक, तो कुछ इस तरीके से हो गया नेम लाइक। अब हम यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेंगे, चलिए एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हाँ, तो जितने भी नामों में हमारा ए आ रहा था वो दे दिए। अब हमें क्या करना है, हमें एक क्वेरी लिखनी है, क्वेरी क्या लिखनी है कि हमारा क्या आना चाहिए, हमारा के आना चाहिए, नेम में बीच में के आना चाहिए। अब हम चाहते हैं के शुड कम इन बिटवीन फर्स्ट नेम, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम में कि हमारा बीच में आना चाहिए, किसी भी मतलब फर्स्ट नेम हमें चाहिए ऐसे जिनमें हमारा के बीच में आता हो। तो वो कैसे करेंगे, एफ अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर फर्स्ट नेम एफ अंडरस्कोर नेम लाइक। अब बीच में कैसे आएगा, तो आप समझ ही गए होंगे बीच में कैसे आएगा, आगे कुछ भी मॉड्यूलो, आगे कुछ भी, और बीच में क्या आना चाहिए, हमारा क्या आना चाहिए, और पीछे भी कुछ भी। अब हम इसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर लेंगे। हमने ऐसे एग्जीक्यूट कर लिया। अब ये देखिए, ये हमारा के यहाँ पे बीच में आ रहा है, ठीक है, के आ गया, के हमारा आ रहा है, के आ गया, मतलब इसका मतलब है कि के आ जाए हमारा, कहीं पे भी आ जाए। अब आगे कुछ भी आ रहा है आगे, बट के तो आ रहा है ना, के कहीं पे भी आ जाए, के आ रहा है ना, ठीक है, के आ रहा है, मतलब आगे कुछ भी आ जाए, के तो आना चाहिए, के आना चाहिए, बस इससे ये मतलब होता है। तो के हमारा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम हमें चाहिए, अब हम एक ऐसी वाली लिखेंगे, हमें चाहिए, अब हमें चाहिए कि हमारा नेम जो है वो, हमारे नेम में यू सेकंड नंबर पे, जिस भी हमारे नेम में यू आ रहा है सेकंड नंबर पे, अब हमें वो नेम चाहिए। तो अब हम वो कैसे करेंगे, एफ अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर एफ अंडरस्कोर नेम लाइक। अब सेकंड नंबर पे हमें यू देखना है, यू कैसे आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर को तो हमने खाली छोड़ दिया, फर्स्ट नंबर पे कुछ भी आ जाएगा हमारा, कुछ भी, तो फर्स्ट नंबर पे कुछ भी आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, यू और उसके बाद कुछ भी आ जाना चाहिए। तो ठीक है, अब हमारा यू सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब हम इसे यहाँ से, वो सारे नेम आ जाएंगे जिनमें यू हमारा सेकंड नंबर पे। तो देखिए कुणाल, कुणाल में यू हमारा सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो फर्स्ट में तो कुछ भी आ जाएगा, फर्स्ट पे कुछ भी, डैश का मतलब होता है कुछ भी, सेकंड पे यू आना चाहिए तो हमने यू लिख दिया, और फिर उसके बाद मॉड्यूलो का मतलब होता है लास्ट में कितनी भी, कुछ भी, कितना भी, सी डी ई एफ जी कुछ भी आता है लास्ट में, मॉड्यूलो का ये मतलब होता है। तो आप वाइल्ड कार्ड पैटर्न सर्चिंग समझ गए हैं। बाकी आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे इसके ऊपर तो और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्वेरी में। तो आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें, अब हम देखेंगे कि सॉर्टिंग कैसे की जाती है, ऑर्डर वाई का यूज़ करके सॉर्टिंग, ऑर्डर वाई का यूज़ करके सॉर्टिंग कैसे की जाती है। तो ये जो क्वेरियाँ हैं ना, यहाँ पे कुछ गलत हो गई हैं, बट आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें ये हम थोड़ा देख लेंगे इन क्वेरीज को, और वो जल्दी जल्दी में कुछ गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर वाई का यूज़ कर, जब हमें सॉर्टिंग करनी होती है, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अब हम करके देख लेते हैं सॉर्टिंग। तो हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट
एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। तो हम सैलरी के बेसिस पर ऑर्डर करेंगे, कस्टमर ऑर्डर बाई सैलरी ऐसी। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो आप देख सकते हैं 10,000, 11,000, 12,000, फिर 15,000, फिर 22, फिर 25,000, फिर 27, फिर 30,000। तो ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिल गई है। अब हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी को, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाई सैलरी। ऑर्डर बाई एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें करना ऑर्डर मेंटेन करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम ऐसे DESC का यूज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर को मेंटेन कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे ऊपर जो बड़ा वाला था ना, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा थी, वो सबसे ऊपर आ गया है 30,000। उसके बाद 27,000, उसके बाद 25,000, उसके बाद 22,000, उसके बाद 15,000, उसके बाद 12,000, उसके बाद 11 और उसके बाद 10। तो आप देख सकते हैं कि DES लिखने पे हमें जो सैलरी थी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल गई है। अब हमें क्या करना है, हमें एज चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या चाहिए, एज। अब हमें क्या चाहिए, एज चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑर्डर बाई एज, और किसमें चाहिए, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, इसमें हम कुछ भी लिख दें इसके करस्पॉन्डिंग देखेगा। एज जिनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी तो एज डिसेंडिंग ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग ही वो देगा, जितने भी हमें वो रोल देगा वो इसी को देख के देगा। यहाँ पे अगर हम लिख दें कि हमें उनका फर्स्ट नेम, यहाँ इससे तो वही होता है, इससे अगर हम लिखते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो वो हमें दे देगा कॉमा से सेपरेट करके। बट यहाँ पे हमें उसकी नीड नहीं है, तो अभी हम उतना वो नहीं देखेंगे। अभी आप इतना समझ गए उतना काफी है। HDESC, तो अब ये क्या करेगा, हमें एज दे देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो आप देख सकते हैं जिसकी एज सबसे ज्यादा थी उसे उसने पहले कर दिया, अंकित नागर, शरण विहार मुंबई, 27 एज। फिर उसके बाद आते हैं 25 एज वाले, उसके बाद 24 एज, फिर 23 और फिर उसके बाद 29, उसके बाद 19 एज वाले। तो आपने देख लिया कि हम ऑर्डर बाई का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। इतना आपको समझ आ चुका है। अब हम देखेंगे कि डेटा की ग्रुपिंग कैसे करनी होती है। तो अब आप समझेंगे कि डेटा की ग्रुपिंग कैसे करनी होती है। तो डेटा की जब हम ग्रुपिंग करते हैं ना, अब ग्रुपिंग क्या, जैसे कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अब हमें उनका काउंट फाइंड आउट करना है कि किस डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं, उनका डिपार्टमेंट का काउंट फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं ग्रुपिंग के लिए, काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स। तो अब हम इन फंक्शंस का यूज करके और फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कि हम काउंट देखते हैं, तो वर्क बेंच पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रुप आई का यूज करके अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट। अब हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट वाला कॉलम और काउंट ऑफ डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का जितना भी काउंट होगा ना, काउंट ऑफ डिपार्टमेंट दे देंगे हैं। फ्रॉम कहाँ से, कस्टमर टेबल से। और ग्रुप बाई क्या करना है, डिपार्टमेंट। और हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट का लेना है, तो ग्रुप बाई में हम डिपार्टमेंट को लेंगे। तो अब हम इसे क्वेरी को रन करके देख लेते हैं। ये हमें दो कॉलम देगा, डिपार्टमेंट और काउंट ऑफ डिपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं HR जो थे वो हमारे HR डिपार्टमेंट के कितने बंदे थे, 3। तो यहाँ पर उसने HR का काउंट ऑफ डिपार्टमेंट दे दिया 3, क्योंकि हमें चाहिए था डिपार्टमेंट का ग्रुप बाई। और उसने क्या किया, ग्रुप करके दे दिया डिपार्टमेंट को। तो हमें जिसको ग्रुप करके देखना होता है तो हम उसे फिर ग्रुप बाई के बाद लिख देते हैं। तो उसने क्या किया, ग्रुप करके दे दिया हमें। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे आके और उनके काउंट यहाँ पे आ गए कि इतने बंदे हैं डिपार्टमेंट के। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे पता लगा लिया। अब हम उसके बाद आते हैं एवरेज। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है, किस डिपार्टमेंट की कितनी एवरेज सैलरी है। तो अब अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि हम डिपार्टमेंट और उनकी एवरेज सैलरी फाइंड आउट कर लेंगे। तो HR डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी है 14,333.3। अब ये क्या है, इतनी इनकी एवरेज सैलरी निकल आई। अब एवरेज सैलरी कैसे कि HR के हमारे पास 3 लोग थे, तो उसने क्या किया, तीनों को ऐड किया और तीनों में 3 का 3 का डिवाइड दे दिया। तो ऐसे करके उसने हमें एवरेज सैलरी निकाल के दे दी। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम सैलरी निकालनी है। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, okay. तो अब हमें क्या करनी है, मैक्सिमम सैलरी निकालनी है। हर डिपार्टमेंट की कितनी मैक्सिमम सैलरी है
तो हमने ग्रुप बाई कर दिया डिपार्टमेंट को और हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया और उसके हिसाब से हमने मैक्सिमम सैलरी। तो अब हम इसे करीब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमारी एचआर डिपार्टमेंट की जो मैक्सिमम सैलरी है वो 22,000 आप देख सकते हैं। यहाँ पे एचआर की 11,000 भी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचआर की जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो यहाँ पे कितनी है 20,000। जो एचआर की 22,000 सैलरी है जो एचआर की है सबसे ज़्यादा। और देखिए वो हमने कहाँ पे ले रखी है, वो हमने ले रखी है यहाँ पे एचआर की सैलरी 22,000 जो सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेरी से हमें क्या मिला, जिसमें हमें मैक्सिमम सैलरी है ना जिस भी डिपार्टमेंट की, हमें मैक्सिमम सैलरी मिल गई। अब हम क्या चाहते हैं, मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करना। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा मिनिमम सैलरी फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो अब हमें यहाँ से मिनिमम सैलरी मिल जाएगी, डिपार्टमेंट की जितनी भी मिनिमम सैलरी है वो हमें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं एचआर की कितनी थी मिनिमम 10,000, टेक्निकल की 12,000, टेक्निकल डिपार्टमेंट की इतनी है मिनिमम सैलरी। तो ऐसे करके हम मिनिमम सैलरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज सैलरी किस डिपार्टमेंट की कितनी है वो हमने आपको फाइंड आउट करके दिखा दी है, बट दोबारा अगेन फाइंड आउट कर लेते हैं एवरेज सैलरी किस डिपार्टमेंट की कितनी एवरेज सैलरी है। तो एवरेज आपकी पॉइंट में निकल के आएगी क्योंकि डिवाइड दिया जाता है, आपको एवरेज काउंट करना आता होगा कि कैसे एवरेज काउंट करते हैं। तो उस बेस पे ये एवरेज सैलरी निकल के आई है। तो एवरेज सैलरी आपने फाइंड आउट करना सीख लिया, एवरेज सैलरी। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो आप उसे गूगल भी कर सकते हैं। और कोई भी गूगल करने में कोई भी वो नहीं है, जो भी आपको करनी, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं तो कुछ इतनी छोटी तो होती नहीं है। तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती है आप सीधे गूगल पे जाइए, गूगल करिए। चलिए ठीक है, अब आपको इतना आ गया ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई के संग हैविंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अब हम हैविंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं कंडीशन के लिए। तो कंडीशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो हमने एक क्वेरी लिखी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट ऑफ डिपार्टमेंट, जहाँ काउंट ऑफ डिपार्टमेंट ग्रेटर देन 1 आ जाएगा वो सारे डिपार्टमेंट हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, क्वेरी लिख ली और अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जितने भी वन से, जिनका भी काउंट 1 से ज़्यादा था ना वो सारे डिपार्टमेंट आ गए, एचआर टेक्निकल आईटी। अब हम देखेंगे कि अब 2 से ज़्यादा काउंट वाले डिपार्टमेंट चाहिए तो एक ही डिपार्टमेंट आएगा, एचआर। तो ऐसे करके हम हैविंग का यूज़ कर सकते हैं, एचआर डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस की वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है। तो दोनों ही वेयर भी फिल्टर करने के लिए होता है, रो बेस्ड फंक्शन ऑन सर्टेन फंक्शन, तो वेयर भी फिल्टर करने के लिए होता है और हैविंग भी। तो वेयर क्लॉज का यूज़ किया फिल्टर करने के लिए किया जाता है ऑन स्पेसिफिक कंडीशन को, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं उनके बेसिस पर वेयर का यूज़ फिल्टर करने के लिए किया जाता है और हैविंग का भी यूज़ फिल्टर करने के लिए किया जाता है। तो डिफरेंस क्या होता है कि हैविंग क्या होता है ग्रुप बाई के आफ्टर ग्रुप बाई, हैविंग क्या होता है यूज़ होता है आफ्टर ग्रुप बाई के बाद, और वेयर ग्रुप बाई से पहले यूज़ होता है। अगर वेयर हमें लगाना है तो वेयर को, अगर हमें वेयर से कंडीशन अगर कोई लगानी है तो वो हमें ग्रुप बाई से पहले लगानी पड़ेगी, और अगर हमें हैविंग यूज़ करना है तो वो ग्रुप बाई के बाद यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वेयर कैन बी यूज विद डिलीट। तो वेयर क्या हो सकता है, डिलीट के साथ, अपडेट के साथ और सिलेक्ट के साथ यूज हो सकता है। जबकि ग्रुप बाई क्या है, केवल सिलेक्ट के साथ यूज होगा। ग्रुप बाई यूज टू सिलेक्ट, ग्रुप बाई किसके साथ यूज होगा, केवल सिलेक्ट के साथ यूज होगा। ठीक है, वो हमें इतना समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, ये हमने देख चुके हैं, प्राइमरी की शुड बी ओनली वन यूनिक नॉट नल। जो हमने कस्टमर आईडी दी थी वो प्राइमरी की बनाई थी, इसमें हमने एक कीवर्ड यूज किए थे ओनली वन यूनिक नॉट नल। तो ये सब यूज कर चुके हैं। अब हम देखते हैं चेक कॉन्स्टेंट का यूज। तो चेक कॉन्स्टेंट का यूज कैसे करते हैं। तो चेक कॉन्स्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नई टेबल बना लेंगे चेक कॉन्स्टेंट के लिए। यहीं पर इसी के अंदर हम क्या करते हैं, एक नई टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल और टेबल का वर्कर, टेबल का नाम रख दिया हमने वर्कर। तो टेबल में क्या होगा, वर्कर, वर्कर अंडरस्कोर आईडी इंट नॉट नल यूनिक, यूनिक का मतलब ओनली वन। तो वर्कर आईडी हो गया, इंटीजर होगी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक चेक कॉन्स्टेंट लगाएंगे। अब हम बैलेंस, वर्कर का बैलेंस, और उसमें हम चेक कॉन्स्टेंट लगा देंगे। तो बैलेंस वर्कर का इंट, बैलेंस नहीं, हम यहाँ पर कर लेते हैं सैलरी, वर्कर की सैलरी इंट चेक, चेक कॉन्स्टेंट लगा दिया। सैलरी क्या होनी चाहिए, सैलरी जो होनी चाहिए वर्कर की वो 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने चेक कॉन्स्टेंट लगा दिया। तो अब हम इस टेबल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। चलिए एग्जीक्यूट हो गई। अब हम इसमें कुछ एंट्री कर देते हैं, इंसर्ट
आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में, अगर हम इस टेबल को यहाँ से, ये है हमारा कस्टमर, कस्टमर का डेटा, और ये रहा हमारा टेबल, टेबल का डेटा, और हम यहाँ से इंसर्ट इनटू वर्कर और वैल्यूज करके, वैल्यूज को हम क्या करा देंगे, इंसर्ट करा देंगे। तो वर्कर आईडी हम कितनी ले लें, 110, और सैलरी लेते हैं हम, अब सैलरी हम जैसे 9000 लेते हैं, तो ये हमें लिखना एरर दे देगा 9000 अगर हम सैलरी लेते हैं तो। ये देखो इसने एरर दे दी, क्यों एरर दे दी, क्योंकि हमने चेक कॉन्स्टेंट लगा दिया है कि सैलरी जो है वो हमारी 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 11,000 कर दें तो अभी हमें एरर नहीं देगा, अभी हमें क्या करेगा, अभी हमें एरर नहीं देगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अब ये रन हो गया अच्छे से, तो इसने हमें कोई एरर नहीं दिया। और अब हम इसे चला के देखें तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वर्कर, तो ये देखिए ये आ गया, वर्कर आईडी आ गई, उसकी सैलरी भी आ गई। यानी अगर हम 10,000 से कम अगर देते हैं तो ये क्या कर देगा, ये एरर दिखा देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट लगा दिया। तो आपको समझ में आ गया चेक कॉन्स्टेंट का यूज़ क्या है। तो चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट सेट की जाती है वैल्यू, डिफ़ॉल्ट। तो जैसे कि हम कुछ किसी में एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो अब हम आते हैं वर्क बेंच में। अब हमने क्या किया, हम अब एक और टेबल क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। हम चाहते तो काम एक ही टेबल में कर देते, बट क्या है, आप लोगों की हौच पौच हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम यूनिक नॉट नल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस एंड अब हम यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगा देते हैं। अब डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं नॉट नल डिफ़ॉल्ट 0। अब ये क्या रहना चाहिए, नॉट नल रहना चाहिए, नॉट नल डिफ़ॉल्ट 0। अब इसमें क्या रहेगा, अगर हम बाई चांस किसी भी कोई केस ऐसा रहता है जिसमें ये छूट जाता, तो इसमें कौन सी कंडीशन दिखा देगी, डिफ़ॉल्ट वाली दिखा देगा ये। अब जैसे कि इसे रन कर लेते हैं, यहाँ पर ये हमने कर लिया रन, और इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, वैल्यू वैल्यू डाल दी हमने 1 कॉमा 1 ही डाल दी, 1 कॉमा 1 ही डाल दी। एम्प्लॉय में कर दो एम्प्लॉय आईडी, तो हमने यहाँ वैल्यू डाल दी 1। तो अब हम इसे सिलेक्ट एश फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल को अब हम इस डेटा को रिट्रीव करके देखते हैं क्या आएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस में क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट 0 सेट कर दिया, तो डिफॉल्ट 0। तो डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज़ हम ऐसे करते हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डीडीएल कमांड्स। तो डीडीएल कमांड क्या होती है, अब हमें कोई न्यू कॉलम ऐड करना है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे डिफॉल्ट देख लिया, अब डीडीएल कमांड देखेंगे। अब हमें कोई न्यू कॉलम ऐड करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, Ctrl+C, हम आते हैं वर्क बेंच पे और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अब अल्टर टेबल करके क्या हम करते हैं, टेबल में चेंज, टेबल का मैनिपुलेशन, अल्टर टेबल अकाउंट ऐड अकाउंट। अब हमारा टेबल का नेम क्या है, हमारी ऊपर कौन सी टेबल थी, कस्टमर टेबल, कस्टमर ऐड इंटरेस्ट फ्लोट। अब हमें उसमें क्या करना है, ऐड कर देना है एक इंटरेस्ट कॉलम भी, जो कि क्या होगा, फ्लोट टाइप का होगा, नॉट नल। अगर इसमें हम कोई वैल्यू नहीं करते हैं तो उसमें वैल्यू चली जाएगी 0। चलिए अब इसे यहाँ पे रन कर देते हैं, और ये हमारा रन हो गया। अब हम कस्टमर को चला के देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। अब हम कस्टमर को यहाँ से रिट्रीव करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें इंटरेस्ट कॉलम ऐड हो गया है, जिसमें अभी सबकी वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने वैल्यू को सेट ही नहीं किया, तो 0 तो रहेगी, बट हमने चेंज कर दिया, हमने कॉलम को बढ़ा दिया। तो अब आप क्या देख रहे हैं, आप ये क्या है, डीएमएल कमांड्स हैं, क्योंकि ये डेटा को मैनिपुलेट कर रही है। डीडीएल भी इसी में आ जाता है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक कॉलम को बढ़ा दिया। तो डीडीएल डीएमएल दोनों ही चल रहा है। तो हमने क्या किया, अल्टर टेबल का यूज करके अल्टर कमांड। अल्टर टेबल किसके लिए है, टेबल के जो फिजिकल स्कीमा है उसको चेंज करनी है, फिजिकल जैसे कि एक कॉलम हमने बढ़ा दिया, तो अल्टर टेबल कस्टमर, कस्टमर टेबल का नेम ऐड करने के लिए ऐड, और हमने क्या किया, इंटरेस्ट नाम का एक कॉलम ऐड कर दिया, जो कि क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू को स्टोर करेगा, फ्लोट जो पॉइंट में होंगे उन वैल्यूज को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आती है रीनेम कमांड। तो रीनेम का यूज कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं रीनेम का। अब ये जो हमने इंटरेस्ट लिया है, अब हम इंटरेस्ट का इसे रीनेम करके हम इसे क्या कर देते हैं, ये जो हमने लिया है अल्टर टेबल अकाउंट, अकाउंट टेबल का नाम क्या था हमारा, कस्टमर, कस्टमर। तो चेंज कॉलम, अब ये क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब ये जो इंटरेस्ट है इसे हमने चेंज करके सेविंग इंटरेस्ट कर दिया। तो अब हम इसे चलाकर देख लेते हैं।
और ये हमारा चल गया है। और अब हम इसे कस्टमर टेबल में देख लेते हैं। इंटरेस्ट वाले कॉलम का नाम चेंज करके क्या हो गया होगा, सेविंग इंटरेस्ट। तो चेंज कॉलम। अब चेंज कॉलम, जो अल्टर टेबल है वो किसके लिए है, अल्टर टेबल टेबल की फिजिकल स्कीमा, जो फिजिकल स्कीमा है ना उसमें चेंज किया है। अब चेंज जो आया है वो चेंज डीएमएल वाला चेंज है, जो उसके जो अंदर इंटरेस्ट था ना उसे सेविंग इंटरेस्ट किया, तो डेटा को मैनिपुलेट किया ना, तो वो चेंज वो वाला है। तो आ जाए, अब देखते हैं सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब ये हमारा सेविंग इंटरेस्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि ये कमांड कैसे काम आई। तो अब हम चलते हैं। तो हमारी कमांड कुछ इस तरह थी। तो अब हमारी कमांड क्या थी, अब आपने देखा था यहाँ पे कि अल्टर टेबल, अल्टर किसके लिए था। अब हमारी जैसे कि ये टेबल थी, हमारी क्या थी, एक टेबल थी जिसमें क्या थी, रो थी, कॉलम थे। ये थी हमारी एक टेबल जिसमें क्या था, हमारे कॉलम थे और रो थी। अब हमने क्या किया, अल्टर टेबल। अल्टर टेबल का मतलब क्या है, हम टेबल में कुछ चेंज कर रहे हैं, चेंज कॉलम। अब हमने क्या था, पहले एक कॉलम बढ़ा दिया था, ऐड करके कॉलम को हमने ऐड कर दिया था। अब ये जो अल्टर है ना वो टेबल टेबल के ऊपर काम कर रहा है, टेबल में चेंज किया टेबल का। अब ये जो है वो टेबल के अंदर ही तो आता है, डीडीएल के अंदर, तो डीडीएल की अल्टर टेबल अकाउंट। अब चेंज कॉलम, तो कॉलम जो है वो हमारा कॉलम ये तो है चेंज, हमने इसका नाम क्या था, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो पुराना नाम था इसका, ये था ओल्ड नेम। ये क्या था, ओल्ड नेम। ये जो था वो हमारा क्या था, ओल्ड नेम। तो ये जो था ये हमारा क्या था, ओल्ड नेम। ये जो इंटरेस्ट था वो हमारा क्या था, ओल्ड नेम। और ये सेविंग इंटरेस्ट जो है ये क्या है, हमारा न्यू नेम। सेविंग इंटरेस्ट जो है ये क्या है हमारा, ये है न्यू नेम। न्यू नेम क्या है, सेविंग इंटरेस्ट। और ये जो था ये ओल्ड नेम था। तो ये जो इंटरेस्ट है वो ओल्ड नेम था, सेविंग इंटरेस्ट न्यू नेम है। तो हमने क्या किया, ओल्ड से जो ओल्ड नेम था न्यू नेम से उसे रिप्लेस कर दिया। और ये चेंज कॉलम क्यों, क्योंकि हमें ये जो था डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें हमें चेंज करना था, इसलिए हमने इसका यूज़ किया। चलिए आगे चलते हैं नोट्स पे। अब आते हैं हम ड्रॉप। ड्रॉप का यूज़ किसके लिए किया जाता है और ट्रंकेट का यूज़ किसके लिए किया जाता है। तो अब चलते हैं। तो ड्रॉप का यूज़ किसके लिए किया जाता है, जैसे कि हमने ये टेबल बनाई थी एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल जो है, अब जैसे हम करते हैं ड्रॉप एम्प्लॉय। अब हम इसे रन करेंगे, ड्रॉप एम्प्लॉय। तो ये ड्रॉप जो यूज़ होता है, ये डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारा कस्टमर। अभी हम ट्रंकेट का यूज़ देख लेते हैं, ट्रंकेट, ट्रंकेट एम्प्लॉय। तो ये ट्रंकेट जो है हमारा, ये हमारा ट्रंकेट एम्प्लॉय का यूज़। ड्रॉप अभी हम नहीं देखेंगे, ड्रॉप को बाद में देखेंगे। ट्रंकेट, तो ट्रंकेट का यूज़ क्या है, ट्रंकेट अगर हमने एम्प्लॉय को कर दिया, अब हम एम्प्लॉय को करते हैं सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का जितना भी डेटा है ना, सारा डेटा डिलीट हो चुका होगा, बस केवल ऑब्जेक्ट के नेम ही देखेंगे, आपको ऑब्जेक्ट के नेम ही शो करेंगे, जैसे एम्प्लॉय आईडी और बैलेंस। जो भी डेटा था इसका आप देख रहे हैं वो ट्रंकेट, मतलब डेटा सारा कुछ डिलीट हो गया है, बस हमें केवल नेम ही नेम देख रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट के नेम थे वो देख रहे हैं। तो आपको ट्रंकेट का यूज़ समझ में आ गया। आप ड्रॉप का यूज़ हम आपको आगे दिखाएंगे, ड्रॉप क्या होता है। अब आते हैं हम डीएमएल कमांड पे। तो डीएमएल आपने एक दो कमांड डीएमएल में देखी है, डीडीएल की कमांड देखी हमने, डीडीएल में ही चेंज किया था, कॉलम का नेम चेंज करके दिखा दिया हमने आपको, कॉलम को ऐड करके दिखा दिया हमने आपको, और हमने आपको ट्रंकेट भी करके दिखा दिया हमने टेबल में, और हमने आपको रीनेम भी करके दिखा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम हमें टेबल का नाम रीनेम करना है, टेबल का नेम रीनेम करना है। तो अब हम टेबल का नेम कैसे रीनेम करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल का नेम रीनेम करना है। तो अल्टर, तो इसके लिए कमांड होती है अल्टर टेबल अकाउंट रीनेम, अल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम, और इसका रीनेम करके हमने कर दिया एम्प्लॉय डेटा अंडरस्कोर डेटा। अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय का रीनेम कर दिया, तो आप देख सकते हैं रीनेम हो गया। अब एम्प्लॉय अगर हम करेंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसका रीनेम कर दिया, सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हमने जब इसका नेम ही चेंज कर दिया तो इस नेम का तो कोई नहीं बचा ना, तो अब हमें इस नेम का डेटा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने रीनेम कर दिया, क्योंकि ऐसी कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती, हमने उसका रीनेम कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा अगर हम करते हैं, अब हमें मिलेगा, क्योंकि हमने उसका रीनेम कर दिया ना एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा। अब हमें देखिए ये मिल गया। तो हमने रीनेम कर दिया टेबल को, हमने कॉलम ऐड कर दिया, कॉलम को रीनेम कर दिया। इससे ज़्यादा हमारा डीडीएल में कुछ नहीं आता। अब हम डीएमएल में देखते हैं। अब डीएमएल में आप कैसे देखेंगे, अब डीएमएल में हमें क्या करना है, डीएमएल में हम एक क्वेरी उठा लेते हैं यहाँ से, जैसे कि हमारी क्वेरी है डीएमएल की। अब हम यहाँ से क्वेरी उठा लेंगे। तो ये देखिए हम डीएमएल पे आ जाते हैं।
अब हमें क्या करना है, कस्टमर में अपडेट करना है। सिटी इज इक्वल टू मुंबई, सिटी हमें मुंबई कर देनी है, एड्रेस धनबाद कर देना है, जहाँ पे आईडी क्या है 112 112 जहाँ पे आईडी है। तो हम देखेंगे कि आईडी जहाँ पे हमारी 112 थी, वहाँ पे सिटी क्या थी हमारी मुंबई, और एड्रेस क्या था शरण विहार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुंबई हटा के यहाँ पे कर देंगे कानपुर, और शरण विहार की जगह हो जाएगा धनबाद जहाँ पे 112 है। तो मुंबई हटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा कानपुर, मुंबई हटा के क्या हो जाएगा कानपुर। मुंबई हटा के हो गया कानपुर, और एड्रेस हटा के हो गया धनबाद। अब ये अपडेट कर देगा उसमें, जो हमारा मुंबई था वहाँ पे कानपुर आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये क्वेरी हमारी क्यों नहीं चल रही है, कॉलम आईडी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कस्टमर आईडी होगा, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, आईडी की जगह। और अब हम इसे रन कर देते हैं, रन हो गया ठीक है। अब सिलेक्ट शिफ्ट फ्रॉम कस्टमर, और हम इसे रन कर देते हैं। और अब आप देखेंगे कि ये देखिए 112 पे कानपुर और एड्रेस में आ गया धनबाद, यानी हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, अपडेट कर दिया। अब ये क्या है, ये डीएमएल कमांड है जो हम डेटा के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। डीडीएल जो टेबल में हम एक कॉलम बढ़ा रहे हैं, कॉलम कम कर रहे हैं, टेबल का नेम चेंज करना, टेबल में कॉलम का नेम चेंज करना, तो ये सब क्या होता है, ये होती है डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। अब हम डीएमएल देख रहे हैं, डीएमएल में हमने देखी अपडेट कमांड की सेट करना कैसे है, सेट करना हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं कमांड्स पे। अब हमें क्या करना है कि हमें क्या सेट करनी है सैलरी। तो हमें जितने भी हैं सबकी सैलरी 11,000 सेट कर देनी है। तो हमें सबसे पहले सबकी सैलरी सेट करनी है 11,000, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल सेफ अपडेट को 0 करना पड़ता है। तो सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल सेफ अपडेट को 0 करना पड़ेगा। अब हमने इसे 0 कर दिया, मतलब हमने क्या कर दिया, जो हमने ऐसे क्या कर दिया, जो हमारा एसक्यूएल क्या करता है, हमें सब में एक ही चेंज करने की परमिशन नहीं देता। तो हमने क्या किया, हमने इसकी परमिशन को चेंज कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो सेफ मोड था ना, हमने उसे डिसेबल कर दिया, हमने उसे 0 डाल दिया। इसकी वैल्यू होती है 1, हमने उसमें क्या कर दिया, सेफ अपडेट में क्या कर दिया, 0 डाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। कैसे अपडेट करेंगे, अपडेट कस्टमर सेट सैलरी इक्वल टू 11,000 करके, अपडेट कस्टमर सेट सैलरी इक्वल टू 11,000। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमने सैलरी कर दी 11,000। सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम कस्टमर। अब हम यहाँ से इसे रन कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सबकी सैलरी 11,000 हो गई, जितने भी थे सबकी सैलरी 11,000 हो गई। तो अब आपने क्या देखा कि अगर हम सबकी सैलरी तो एक कर नहीं सकते, अगर हम एक करना चाहते हैं सबकी सैलरी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेफ मोड है ना उसे डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल करने के लिए हमने क्या किया, सेट कर दिया सेफ अपडेट में 0, और बाद में हमने अपडेट कस्टमर सेट सैलरी करके 11,000 उसमें ऐड कर दिया। ऐड नहीं किया, 11,000 जितने भी लोगों की सैलरी थी हमने उसमें सब में 11,000 कर दिया। तो इतना हमें समझ में आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर की एंट्री डिलीट भी कर सकते हैं। तो कस्टमर की एंट्री डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इज इक्वल टू 112। अब जब हम इसे चलाएंगे ना, 112 वाले की एंट्री डिलीट हो जाएगी। डिलीट फ्रॉम कस्टमर हमारे से थोड़ी कुछ गलती हुई है, तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इज इक्वल टू, हाँ ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे आईडी नहीं होगा, कस्टमर आईडी होगा, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। अब करके देखते हैं, तो ये हमारी आईडी यहाँ से डिलीट हो गई है। अब 112 वाली हमें कैसे पता पड़ेगा डिलीट हो गई, हम चेक कर लेंगे क्वेरी चला के कस्टमर। अब हम देख लेते हैं क्वेरी चला के कि डिलीट हुई है नहीं हुई है। आप देख सकते हैं 110 के बाद 111, इसका मतलब है ये हमारा डेटा डिलीट हो चुका है। डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी 112, जहाँ पे कस्टमर आईडी 112 थी वहाँ से हमारा डेटा डिलीट हो चुका है। आपने इतना देख लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं रिप्लेस कमांड। अब जैसे कि हम डिलीट फ्रॉम कस्टमर करते हैं, तो क्या है, हमारी सारी एंट्री डिलीट हो जाएंगी। डिलीट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर अगर हमने कर दिया तो कस्टमर टेबल से हमारी सारी एंट्री डिलीट हो जाएंगी। तो अब हम चाहते हैं सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, हमें बार बार अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, हम पुरानी वाली ही कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करा देंगे। तो आप देख सकते हैं जितनी भी एंट्री थी सारी डिलीट हो गई हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर है, अगर हम बिना कंडीशन दिए ऐसा कुछ करते हैं तो ये सब कुछ डिलीट कर देगा। अब हमें इतना समझ में आ गया। अब आते हैं फाइनल कमांड जो है रिप्लेस कमांड। अब रिप्लेस का कैसे यूज किया जाता है, सिलेक्ट रिप्लेस, कोई भी स्ट्रिंग का नाम डाल दो आप, जैसे कि आपने डाल दिया अमन। तो अमन में हम चाहते हैं कि
ए रिप्लेस हो जाए बी से, हम चाहते हैं ए रिप्लेस हो जाए बी से। तो अब हमें जैसे ड्रॉप टेबल करनी है, तो ड्रॉप टेबल कस्टमर। अब हमें कोई भी टेबल डिलीट करनी है, तो अब हम ड्रॉप लास्ट है ड्रॉप, जो कि हमने पहले जोड़ रखा था क्योंकि कस्टमर में हमें ऑपरेशन करने थे कस्टमर टेबल के ऊपर, अभी हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना, तो हम उसे ड्रॉप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कस्टमर टेबल डिलीट हो चुकी है। अब हमें अगर ड्रॉप डेटाबेस कस्टमर, अगर ये डेटाबेस भी डिलीट करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी डेटाबेस नहीं है, इसका मतलब हमारा डेटाबेस भी हम इसे ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल का यूज है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ये आपके प्लेसमेंट से बहुत ही प्लेसमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। और ये जो पीडीएफ है ये हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे चैनल कोड हसल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।